गुड इवनिंग एवरीवन। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? गुड इवनिंग मैम। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। देखो, कुछ रिएक्शंस आपको स्क्रीन पे अभी बोर्ड पे दिख रही होंगी। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स की कुछ रिएक्शंस हैं वो अभी रहती थी, मतलब बिल्कुल एंड वाला पार्ट। तो हम पहले उसको यहाँ पे फिनिश करेंगे और उसको फिनिश करके फिर मैं दोबारा लिंक भेजूंगी। अगर एनएमआर की जो हमने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ था कि रिवीजन क्लास है, अगर आपको लगानी होगी तो आप फिर उस दूसरे लिंक को ज्वाइन कर लेना, और जिनका रिवीजन चल रहा है वो तो फिर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इसको हम फिनिश कर लेते हैं फटाफट, जिसमें हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शंस, थोड़ा बहुत एलिमिनेशन के बारे में, और जो रिएक्शन मेटल के साथ शो करते हैं एल्काइल हैलाइड्स, बस उनके बारे में हमें जानना है। फिर आपका ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए आप। हाँ जी मैम, स्क्रीन सभी को ब्लर दिख रही है कि मुझे ही? यस मैम, ब्लर है। मैम मुझे भी नो ब्लर मैम, है। क्लियर है। सबको ब्लर का इशू आ रहा है क्या? नो मैम, क्लियर है। मैम मुझे अच्छा, ब्लर दिखाई दे रही है। एक्चुअली क्लियर है मैम। मेरे एंड पे वाईफाई मतलब सही चल रहा है, तो एक बार आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। क्योंकि मेरे एंड पे अगर इशू होता ना, फिर किसी को भी नहीं दिखता, फिर सबको ही ब्लर आता। देखो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग अब आपकी क्या है। लास्ट हमने जो किया था वो किया था हमने SN1 और SN2 कि SN1 और SN2 में क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे हमारे पास प्रोसीड करती है। तो उसी में हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो एल्काइल हैलाइड्स के स्पेसिफिकली हैं, जहाँ पे हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिला है। उसके बारे में ये एक कॉमन सा चार्ट बना है कि एल्काइल हैलाइड दिया है, तो एल्काइल हैलाइड पे किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिएक्ट करता है और हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या मिल सकते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन वाली, उसमें सबसे पहले हमारे पास KOH दिया गया है एक्वस कंडीशन में, या फिर AgOH दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ना आयंस बन सकते हैं, और अगर आयंस बनेंगे तो इसमें कैसे बनेगा, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, या इसमें आयंस बनेंगे तो इसमें कैसे बनेगा, Ag पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो क्योंकि हमारे पास ये जो R है इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ताकि ये X जो है यहाँ से लीव करे, तो हम न्यूक्लियोफिलिक वाले पार्ट की रिएक्शन करवाएंगे। जैसे मेरे पास है OH नेगेटिव, तो अगर OH नेगेटिव R पे अटैक करता है तो X यहां से लीव कर जाएगा और यहां आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा ROH। मींस एल्काइल हैलाइड से आपने यहां पे क्या बना दिया, कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया, एल्कोहल। अल्कोहल। यस। सिमिलरली आपके पास दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या बनता है कि हम क्या न्यूक्लियोफाइल यूज कर सकते हैं, लाइक सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड क्यों बोला है मैंने यहाँ पे, क्योंकि जब इसके आयंस मेरे पास बनेंगे तो इसके आयंस जो होंगे वो कुछ ऐसे ही बनेंगे, Na पॉजिटिव प्लस OR नेगेटिव। मतलब इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल क्या है, इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल है OR नेगेटिव। और अगर OR नेगेटिव R पे अटैक करता है और X यहां से लीव करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यही है कि कोई नया न्यूक्लियोफाइल आता है और पुराना लीव करता है, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन सकता है, कीटोन। फिर से सोच लो। कीटोन फंक्शनल ग्रुप बनेगा अगर OR R पे अटैक करता है तो। हाँ जी, ईथर। ईथर बनेगा मैम। ईथर बनेगा। देखो ये R था ना, R के साथ मैं कह रही हूँ किसका बॉन्ड बनेगा, R के साथ OR का बॉन्ड बनेगा, तो ROR क्या होता है,
कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? ईथर। ठीक है, तो हमारे पास अगर सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड क्यों लिखा है? क्योंकि कोई भी एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे आर कुछ भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे अगर आर इथाइल हुआ तो मैं कहूंगी सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे अगर ऐसा कुछ रिएजेंट दिया जाता है तो इसमें भी आयंस बिल्कुल ऐसे बनेंगे, मेटल पॉजिटिव में और जो बाकी पार्ट है वो नेगेटिव में, और जब वो अटैक करेगा तो ईथर बन सकता है विद द रिमूवल ऑफ NaX। ठीक है, और इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नाम भी है, किसी को पता है क्या है? एनीवन? एस्टेरिफिकेशन। नहीं, एस्टेरिफिकेशन नहीं है, एस्टर नहीं बन रहा है ना, ईथर बन रहा है। विलियमसन्स सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस है मैम। यस यस, इसका नाम यहाँ पे लिख रही हूं मैं, विलियमसन्स सिंथेसिस। मैम हैलाइड केमिस्ट्री के Yes. अंदर ही चल रहा है ये टॉपिक? हाँ जी, जो पार्ट रह गया है उसी को डिस्कस कर रहे हैं हम, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस को। सो इसमें सोडियम एल्कोक्साइड अगर एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो ईथर बनता है, और इस रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नाम है, और वो पर्टिकुलर नाम हमारे पास है विलियमसन्स सिंथेसिस। ठीक है, अब अगर ये दो रिएक्शन होगी, पहली रिएक्शन वो जिसमें हमने KOH या AgOH के साथ रिएक्शन करा के अल्कोहल बनाया, दूसरी रिएक्शन जिसमें सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करके हमने ईथर बनाया, जिसको विलियमसन सिंथेसिस बोला गया है। अगर इन दो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अलावा आगे किसी और रिएक्शन की बात करें तो वो हम कर सकते हैं जिसमें नाइट्राइल प्रेजेंट है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मैं यहां सिखाती हूं। देखो, जब आपके पास KCN NaCN ऐसा दिया हो और जब आपके पास AgCN दिया हो, थोड़ा सा प्रोडक्ट बनाने में डिफरेंस आता है। ये दोनों मैंने अलग अलग क्यों लिखे हैं? बेशक इसमें भी साइनाइड है, इसमें भी साइनाइड है, बट फर्क क्या है कि इसमें प्रोडक्ट मेरा डिफरेंट बनेगा, इसमें प्रोडक्ट जो है वो मेरा डिफरेंट बनेगा। तो पहले मुझे ये बताओ, ये शुरू की दो रिएक्शन लिख ली सबने? मिटा दूं मैं? यस मैम। यस मैम। ओके, जो मेरे पास यहाँ पे थर्ड में बात कर रही हूँ KCN के साथ, तो उसमें क्या होगा कि जब इसमें आयंस बनेंगे तो आयन बनेगा K पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव। हाँ, साइनाइड। तो इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा? कार्बन से। और अगर ये साइनाइड R पे अटैक करता है तो इस रिएक्शन में, जो मैंने ये बॉक्स यहाँ खाली रखा है, यहाँ पे मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? RCN। यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा RCN। क्या कहेंगे हम इसे? क्या बना हमारे पास ये? हाँ जी, साइनाइड बना मैम। हाँ, नाइट्राइल। नाइट्राइल भी कह सकते हो, साइनाइड भी कह सकते हो। ठीक है, तो एल्काइल साइनाइड हमारे पास यहाँ पे बना। एल्काइल साइनाइड कह लो या फिर नाइट्राइल कह लो, क्योंकि जब हमारे पास बॉन्ड कार्बन के थ्रू बनता है तो हम साइनाइड या नाइट्राइल टर्म यूज करते हैं। तो जब मेरे पास ऐसा कोई मेटल साथ में प्रेजेंट होगा जो आयंस प्रोवाइड कर सकता है, लाइक K पॉजिटिव Na पॉजिटिव, है ना, तो वो आयंस में डिसोसिएशन जब करेगा तो कार्बन पे ही नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन ही R के साथ जुड़ेगा। बट जब हमारे पास AgCN दिया होता है उसमें थोड़ी सी डिफरेंट चलती है कंडीशन। डिफरेंट कैसे चलती है? हाँ जी, उसमें क्या बनता है? आइसोसाइनेमाइड। बॉन्ड होगा। हाँ, आइसोसाइनाइड, यस, बिल्कुल ठीक, नाइट्रोजन के थ्रू बनता है। तो इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा RN एंड देन C। इसको हम कहेंगे एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या इसके अलावा कोई और नाम भी होता है आइसोसाइनाइड के अलावा? ट्राइटो। कार्बाइल अमीन। कार्बाइल अमीन, यस, एल्काइल कार्बाइल अमीन। एल्काइल आइसोसाइनाइड कह लो चाहे एल्काइल कार्बाइल अमीन कह लो, एल्काइल साइनाइड और एल्काइल कार्बाइल अमाइन। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमने दो रिएक्शंस देखी जिसमें रिएजेंट पे फोकस करना बहुत जरूरी था। रिएजेंट पे फोकस करना क्यों जरूरी था कि हमें क्या KCN या NaCN दिया है। अगर KCN या NaCN दिया है तो कार्बन से बॉन्ड बनता है R के साथ और तब प्रोडक्ट में साइनाइड या नाइट्राइल मिलता है। बट अगर यहीं पे हमारे पास AgCN दिया हो तो कार्बन से बॉन्ड नहीं बनता है, तब हमारे पास R के साथ बॉन्ड नाइट्रोजन के थ्रू बनता है। और जब नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनेगा उसको हम आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमीन कहते हैं। जब कार्बन के थ्रू बनेगा तो हम उसको साइनाइड या फिर नाइट्राइल कहते हैं। सो इन दोनों में नो डाउट साइनाइड ही न्यूक्लियोफाइल है, CN ही न्यूक्लियोफाइल है, बट दोनों में फर्क है। इसमें हमारे पास आयंस बन जाते हैं इसलिए कार्बन से अटैक होता है, इसमें आयंस उतने अच्छे से बनते नहीं हैं तो नाइट्रोजन के थ्रू ही, नाइट्रोजन के लोन पेयर के थ्रू ही अटैक होता है। ठीक है, अब एक चीज है, ये जो हमारे पास रिएक्शन है जहां पे साइनाइड में कार्बन के थ्रू अटैक हो रहा है, इस रिएक्शन को हम काफी इंपॉर्टेंट समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों समझते हैं? क्योंकि अगर आप सपोज हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन चेन है उसमें 5 कार्बन है, ये जो R ग्रुप है इसमें 5 कार्बन है और मैं चाहती हूँ कि बाकी कोई चेंज ना हो बट एक कार्बन बढ़ जाए, 5 से 6 हो जाए, 6 से 7 हो जाए, मतलब ऐसे एक बारी में एक कार्बन का नंबर बढ़ जाए, जो होमोलोगस सीरीज है उसमें एक कार्बन बढ़ जाए, तो हम साइनाइड कंटेनिंग रिएजेंट यूज करते हैं। क्योंकि साइनाइड का अटैक जब कार्बन के थ्रू होगा तो सपोज इसमें पहले से 5 थे तो साइनाइड के कार्बन की वजह से अब कितने कार्बन हो जाते हैं उसमें? 6। एंड इट डिपेंड्स कि साइनाइड के अटैक करने के बाद आगे आपको कैसी कंडीशंस दी गई है। 3 टाइप की कंडीशंस मिल सकती है साइनाइड के अटैक के बाद। या तो आपको मिल सकता है HCl विद वाटर या एसिड विद वाटर। अगर एसिड विद वाटर दिया गया है इट मींस वो पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाना चाहता है, और अगर वो पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाएगा तो साइनाइड से आपको जो फंक्शनल ग्रुप मिलता है उसको हम कहते हैं एमाइड। ये आपको लर्न रखना है, ये बहुत जगह काम आएगा कि साइनाइड की अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है तो बनता है अमाइड। अगर साइनाइड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है विद एसिड तो क्या बनता है? तो क्या बनता है? एल्केन नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होती है तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड with the removal of ammonia. कार्बोक्सिलिक एसिड विद द रिमूवल ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन अमोनिया की फॉर्म में निकल जाता है और इस कार्बन की होती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो ये बहुत जरूरी है हमें चेक करना कि हमारे पास पार्शियल ऑक्सीडेशन है या कंप्लीट है। अगर पार्शियल होती है तो जस्ट एमाइड पे रुक जाएगा, बट अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन है तो हमारे पास साइनाइड से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जो हमारे पास तीसरी रिएक्शन है वो तीसरी रिएक्शन है रिडक्शन की। अभी तक हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे थे बट हम साइनाइड की जो है वो क्या करवा सकते हैं? रिडक्शन भी करवा सकते हैं। तो अगर साइनाइड की रिडक्शन होती है तो साइनाइड की रिडक्शन से हमें क्या मिल सकता है? हमें मिल सकता है RCH2 NH2 NH2 means amines. Yes. मेंडियस रिएक्शन या फिर मेंडियस रिडक्शन, बिल्कुल ठीक है। अगर हम साइनाइड को, एल्काइल साइनाइड को सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, साइनाइड को सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल रिएक्ट करवाते हैं तो हमें कंप्लीट रिडक्शन का प्रोडक्ट मिलता है विच इज अमीन्स। तो यहाँ पे हमें 2 चीजें 3 नई सीखने को मिली कि नाइट्राइल्स की ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, नाइट्राइल्स की रिडक्शन भी हो सकती है। अगर नाइट्राइल्स की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो एसिड बनता है, पार्शियल होती है तो अमाइड बनता है, और रिडक्शन होती है तो अमीन्स बनता है। ठीक है, और एक रिएक्शन आई गेस अभी रहती है इसमें एंड विच इज विद NaN3। क्या नाम होगा इसका? सोडियम नाइट्राइट, सोडियम अजाइड। हाँ, सोडा एजाइड या फिर सोडियम एजाइड, सोडा एजाइड या सोडियम एजाइड।
इसमें कौन होगा न्यूक्लियोफाइल? NaN3 में न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? N3 negative. N3. यस, N3 नेगेटिव, बिल्कुल ठीक है। Na पॉजिटिव एंड N3 नेगेटिव, तो N3 नेगेटिव विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। और अगर N3 नेगेटिव अटैक करता है तो इस केस में ये जो N3 लिखा है इसकी बात कर रही हूं मैं आगे, ठीक है। तो इसमें आपके पास बनेगा RN3, बट ये स्टेबल नहीं होता है, तो आगे जो रिएक्शन होती है प्रोसीड करती है। तो मैं बताती हूँ आगे कैसे प्रोसीड करती है। पहले मैं ये नीचे का मिटा देती हूँ। कर लिया ना नोट ये नीचे का सारा? Yes, ma'am. ठीक है। ये मेंडिस रिडक्शन के अंदर ही अमीन बन रही है ना मैम? हाँ जी, अमीन्स जो है वो मेंडियस रिडक्शन के अंदर बन रही है। मैम इसमें भी नाइट्रीन से ही इंटरमीडिएट बनेगा? क्या बनेगा इसमें इंटरमीडिएट? नाइट्रीन मैम। नाइट्रीन किसमें? ये जो अभी हम एजाइड की बात कर रहे हैं। हाँ जी मैम। हाँ हाँ, देखो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये RN3 को जब मैं ओपन करके लिखूंगी तो मेरे पास ना ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। RN3 को जब मैं ओपन करके लिखूंगी तो कुछ ऐसा मिल सकता है। इस नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बने हैं तो ये न्यूट्रल है, इसके 4 बने हैं तो इस पे पॉजिटिव है, और इसके अभी 2 ही बने हैं तो इस पे नेगेटिव है। अब मैं चाहूं तो इसको यहाँ पे इस फॉर्म में रख सकती हूँ, लाइक RN नेगेटिव, इस नाइट्रोजन को आगे भेज के, और आगे N ट्रिपल बॉन्ड N विद पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसी के हमारे पास लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर है, कुछ नया नहीं लिख रहे हैं हम। इसी को ओपन करके जब लिखेंगे, एक्चुअल इसके इलेक्ट्रॉन्स देखते हुए कि किसके पास कम है ज्यादा है, तो उसके बेसिस पे हमारे पास ये फॉर्म बनती है। और जब नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो हमने इंटरमीडिएट्स में पढ़ा था कि उसके साथ अगर कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो बड़े आराम से लीव कर सकता है। और अब आपको मिल जाएगी यहाँ पे क्या? नाइट्रीन। तो यस, अगर आपके पास एजाइड बनता है तो फर्दर रीअरेंजमेंट के थ्रू नाइट्रोजन गैस रिमूव होगी और नाइट्रीन बनने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। लास्ट वाली रिएक्शन कहाँ से शुरू हुई है मैम? लास्ट वाली रिएक्शन कहां से शुरू हुई है? रुको, लास्ट वाली रिएक्शन ऐसे शुरू हुई है। एल्काइल हैलाइड के साथ सोडा एजाइड या सोडियम एजाइड जो है वो जब ट्रीट करता रिएक्ट करता है तो सोडा एजाइड में ये आयंस बनते हैं, Na पॉजिटिव N3 नेगेटिव, जिसमें N3 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। और जब वो R पे अटैक करता है तो X लीव करता है और आपको ये मिल जाता है एज अ प्रोडक्ट। फिर आगे मैंने बताया है कि इसकी अगर फर्दर रिएक्शन होती है तो फर्दर इट कैन फॉर्म नाइट्रीन, फर्दर इट कैन फॉर्म नाइट्रीन। और भी पॉसिबिलिटी है, वो भी मैं बता देती हूँ कि आगे आपके पास RN3 अगर बनता है तो और भी रिएक्शन हो सकती है। मैम नाइट्रीन लिखा है, नाइट्री। नाइट्रीन, नाइट्रीन जैसे कार्बीन होता है ना वैसे नाइट्रीन। ठीक है, तो हमारे पास ये जो नाइट्रीन यहाँ पे बनी है वो बन सकती है अगर हमें थर्मल, फोटोकेमिकल ऐसी कुछ हीट वाली कंडीशंस फर्दर मिले तो रीअरेंजमेंट के थ्रू ये जो मेरे पास RN3 था ये नाइट्रोजन को लीव कराते हुए नाइट्रीन बना सकता है। डन, यहां तक हो गया? हो जाएगा तो बता देना अगर कोई लिख रहा है अभी तो। हो गया मैम। हो गया, ठीक है। देखो तो यही कुछ हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी
इसके अलावा आपको मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और कॉमन से रिएक्शन बताती हूँ जहां पे मैं जिक्र करती हूँ कि SN2 रिएक्शन हो रही है। तो अब नेक्स्ट ना आप ऐसे लिख लो SN1 वर्सेस SN2। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पता चल जाएंगे कि SN1 कब करा रहे हैं, SN2 कब करा रहे हैं, और कुछ अगर रिएक्शंस में जहां पे मैं स्पेसिफिकली बोलती हूँ कि SN1 होगी SN2 होगी तो किस तरीके से। देखो SN1 में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। कार्बोकेटाइन। और अगर SN2 में बात करनी है तो इसमें स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन इंटरमीडिएट स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो इन दोनों में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या बनता है कि अगर मुझे ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन बताना है और मेरे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इस तरीके से या 0 डिग्री सिस्टम है, एल्काइल हैलाइड है, तो मैं कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा मानती हूँ, टर्शरी। तो जो मेरे पास टर्शरी वाला होगा उसकी रिएक्शन फास्ट होगी सेकेंडरी से, सेकेंडरी की फास्ट होगी प्राइमरी से, और प्राइमरी की फास्ट होगी किससे, 0 डिग्री से। तो जब किसी कार्बन के साथ हैलाइड प्रेजेंट है और 3 R ग्रुप है तो वो किस टाइप का हैलाइड हुआ, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। इसी में अगर मेरे पास कार्बन के पास 2 R ग्रुप है तो वो कैसा हुआ, सेकेंडरी हैलाइड। अगर 1 R ग्रुप है तो वो मेरे पास हुआ यहाँ पे प्राइमरी हैलाइड, और अगर एक भी R ग्रुप नहीं है तो वो मेरे पास हुआ यहाँ पे 0 डिग्री हैलाइड। तो अगर आपको चेक करना है कि SN1 रिएक्शन का रेट सबसे बढ़िया कौन से हैलाइड में होगा, और कंपैरिजन सिर्फ इसी चीज पे है कि एक में R ग्रुप ज्यादा है एक में कम है, तो आप हमेशा यही ट्रेंड फॉलो करोगे कि जो टर्शरी वाला है उसमें SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है, स्टेबल है। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है टर्शरी पे, इसीलिए जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा SN1 रिएक्शन उसी की सबसे फास्ट होगी। ठीक, लेकिन जब मुझे यही चीज SN2 के लिए बतानी है तो SN2 में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच, जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे जाके अटैक करता है, वहां से लिविंग ग्रुप जो है वो बाहर जाता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करने आता है उसकी कोशिश होती है कि मुझे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका ना मिले। न्यूक्लियोफाइल कैसा भी हो वो जनरली प्रेफर करता है कि मुझे लेस हिंडर्ड सिस्टम मिले, जहां पे भीड़ भाड़ कम हो, हिंड्रेंस कम हो। तो अगर मेरे पास कंपैरिजन इन्हीं चारों में आता है तो सबसे कम भीड़ भाड़ वाला इलाका कौन सा है, 0 डिग्री वाला 0 डिग्री। यस, तो जब मेरे पास अगर ऐसे ही कुछ कंपैरिजन हुआ इन चारों में, तो अगर SN1 का बताना होगा तो ये ऑर्डर आएगा, बट अगर SN2 का बताना होगा तो बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर आएगा। मींस 0 डिग्री पे सबसे फास्ट, फिर 1 डिग्री पे, फिर 2 डिग्री पे, फिर 3 डिग्री पे। 3 डिग्री पे तो ऑलमोस्ट SN1 रिएक्शन ही होती है, क्योंकि 3 डिग्री पे हिंड्रेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो अप्रोच नहीं कर पाता है, और जब तक न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं करेगा SN2 रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं करती। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था एक, कि अगर कंपैरिजन टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी और 0 डिग्री एल्काइल हैलाइड में है तो आप SN1 के लिए ये ऑर्डर फॉलो करोगे, SN2 के लिए ये ऑर्डर फॉलो करोगे। ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट क्या है जिसमें से क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है, वो ये कि डिफरेंट हैलाइड्स दिए होते हैं। डिफरेंट हैलाइड कैसे, जैसे आपको दे दिया, सेकंड क्या दिया होता है कि आपको जैसे दे दिया RF, RCl, RBr एंड RI, और आपसे पूछा कि इसमें बताओ जो हमारे पास रेट ऑफ SN1 है या फिर SN2 है वो किस ऑर्डर में जाएगा। सबसे बढ़िया जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो किस में होगा,
तो आपको ना क्वेश्चन को समझना है, ऐसे रटा रटाया सब कुछ नहीं करना है। आपको अगर कंसेप्ट समझाया जा रहा है तो ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछा था तो यहाँ पे जिसमें कंपैरिजन था उसमें आर ग्रुप में डिफरेंस था, एक्स सेम था, हेलाइड सेम था, लीव करने वाला ग्रुप सेम था, बट आर ग्रुप में डिफरेंस था। तो मैंने यहाँ पे टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी के हिसाब से बताया। बट यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो मेरे पास आर ग्रुप सेम है लेकिन हेलाइड डिफरेंट है। तो मुझे क्या चेक करना चाहिए यहाँ पे? नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप लूज कर साइज जाएगा। मैम, साइज जैसे साइज आयोडीन का बड़ा है तो हाँ। बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, हाँ। आयोडीन इजीली लीव हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे हम देखते हैं टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप। यस, बिल्कुल ठीक है। टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप, जो जितनी फास्ट लीव करेगा वो SN1 को भी अच्छा करता है और SN2 को भी अच्छा करता है। लिविंग ग्रुप अच्छा होना दोनों ही रिएक्शंस के लिए अच्छी बात है। तो इट मींस अगर मैं चारों में कंपेयर करूं तो जो मेरे पास RI का बॉन्ड है ये सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है। और जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल R के पास आएगा तो आयोडीन सबसे पहले बॉन्ड तोड़ के यहां से लीव करेगा, विच मींस यहां पे हमारे पास बनेगा RI में सबसे फास्ट, फिर RBr, फिर RCl और सबसे लीस्ट होगा RF। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए हैं, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ऐसा पूछा जा भी सकता है। तो आपको दोनों बातों में ध्यान रखना है कि उसमें जो कंपाउंड दिए गए उनमें डिफरेंस क्या है। क्या डिफरेंस आर ग्रुप का है, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी 0 डिग्री। तो पहले वाला कंसेप्ट, अगर आर ग्रुप में डिफरेंस नहीं है, आर सेम है लेकिन लिविंग ग्रुप डिफरेंट है, तो उस केस में कंसेप्ट लगेगा टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप। चाहे SN1 है चाहे SN2 है, दोनों के लिए ही ये ऑर्डर फॉलो किया जाता है। ठीक है, जिसका साइज मैम बड़ा होएगा वो जल्दी निकल जाएगा। बड़ा, हाँ देखो आर में क्या है, कार्बन, आयोडीन का साइज है बड़ा, कार्बन है 2p का, तो छोटे और बड़े के बीच अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो उसका बॉन्ड क्या होता है, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती, दोनों के साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो इसका बॉन्ड सबसे वीक होता है। तो जिसके बीच का बॉन्ड वीक होगा वही तो सबसे पहले टूटेगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब यहां से जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल कैसे जाएगा, नेगेटिव चार्ज लेके। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारे पास जितना बड़ा साइज होगा उतने अच्छे से संभाल सकता है। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, वो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से नहीं संभाल पाता, तो वो वहां से लीव नहीं करना चाहता। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट मुझे बताना है वो ऐसा कि देखो जब हमने ऐसे कोई रिएक्शन करवाई थी, मेरे पास ओलेफिन थी और मैंने कहा ब्रोमिनेशन करवानी है मुझे या हेलोजिनेशन करवानी है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ब्रोमोनियम आयन बनाया था इस तरीके से। हाइड्रोकार्बन्स में अगर रिएक्शन करवाई थी, इसके एक न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल को यूज करते हुए ब्रोमोनियम आयन बनाया था या नहीं? यस मैम। एल्कीन्स की जब रिएक्शंस करी थी। तो अब मेरे पास जब Br नेगेटिव आता है तो मैं हमेशा क्या कहती थी कि इसकी रिंग ओपनिंग कौन से मैकेनिज्म से होती है? फ्री रेडिकल्स। कार्बोकैटायन, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव है, फ्री रेडिकल नहीं है। SN1 या SN2? SN2 होया। SN2, हाँ, ये जो 3 मेंबर्ड रिंग ओपनिंग होती है इसमें मैंने हमेशा जिक्र किया है इस बात का कि ये जो रिंग ओपनिंग होगी ये हमारे पास कैसे होती है, SN2 से। मतलब अगर ब्रोमीन का बॉन्ड यहां प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल उसकी अपोजिट साइड से आएगा, और जब इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आएंगे बाहर से तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। तो इसी वजह से जो मेरे पास पहले ब्रोमीन होता है वो और जो नया ब्रोमीन आता है वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के ट्रांस या फिर एंटी। तो अगर कहीं पे आपसे ऐसा कुछ कंसेप्ट पूछा जाए कि जो एल्कीन में हम हेलोजिनेशन ब्रोमिनेशन करवाते हैं और जिसमें हमें एंटी प्रोडक्ट मिलता है, तो उसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है, तो आपका आंसर होगा SN2। पहले नो डाउट पहले एडिशन हुई है, पहले स्टेप में ब्रोमीन को ऐड किया गया है, लेकिन जब ऐड हो गया हमारे पास ब्रोमोनियम आयन बन गया तो उसकी जो रिंग ओपनिंग का, रिंग को ओपन करने का स्टेप है वो हमारे पास कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है हमेशा और हमेशा, SN2। ठीक है,
यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आए, चाहे Br नेगेटिव हो चाहे OH नेगेटिव हो, वो न्यूक्लियोफाइल इसमें SN2 से ही आता है, हमेशा अपोजिट से ही आता है, तभी प्रोडक्ट में दोनों हमें एक दूसरे के एंटी मिलते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारे पास कुछ कंसेप्ट थे जो मुझे SN1 वर्सेस SN2 से रिलेटेड आपको बताने थे। नेक्स्ट, अब इसी में एल्काइल हैलाइड्स में जो एक और टाइप की रिएक्शन सबसे ज्यादा देखी जाती है उनका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए एलिमिनेशन रिएक्शंस। जिसमें 2-4 बातें हैं जिनको आपने खासकर ध्यान में रखना है, और उसके बेसिस पे ही अगर रिएक्शन कभी आती है तो उसका प्रोडक्ट बनाया जाएगा। जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं इन एल्काइल हैलाइड, एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं इन एल्काइल हैलाइड, वो सबसे ज्यादा फेमस जो रिएक्शन शो करती है वो हमारे पास है बीटा एलिमिनेशन। और बीटा एलिमिनेशन या फिर दूसरा नाम मिलेगा सुनने को आपको, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। हाँ, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। जो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं एल्काइल हैलाइड में, वो या तो बीटा एलिमिनेशन शो करती है या फिर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन शो करती है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि जैसे सपोज आपके पास एक कंपाउंड है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो यहां पे अब हमारे पास अगर मान लो, ठीक है, CH3 है, R ग्रुप मान लो कुछ भी प्रेजेंट है, तो यहां पे क्या प्रेजेंट है? हैलोजन। हैलोजन का जो बिल्कुल अगले वाला कार्बन है जिसपे हैलोजन प्रेजेंट है, मान लो वो अल्फा पोजीशन है, तो जो उसकी नेक्स्ट पोजीशन हुई वो हम मान लेंगे कि बीटा पोजीशन है। तो बीटा एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है कि जो हमारे पास लीव करने वाले ग्रुप्स हैं वो दोनों 1-2 पोजीशन पे प्रेजेंट है, अल्फा और बीटा पे है, दोनों डिफरेंट कार्बन्स पे प्रेजेंट है। बीटा एलिमिनेशन का क्या मतलब है? व्हेन two leaving groups are present on, when two leaving groups are present on two adjacent carbons, मतलब एक कार्बन पे नहीं है बट 2 कार्बन पे हैं, और वो दोनों कार्बन हमारे पास कैसे हैं? एक दूसरे के एडजेसेंट। तो अब क्या होता है कि जब भी हम ऐसे सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं बेसिक कंडीशन, और बेसिक में भी कौन सी? एल्कोहलिक। ये याद रख लेना हमेशा के लिए, एक कंसेप्ट है कि अगर सपोज आपके पास KOH NaOH ऐसा दिया है तो साथ में कई बार लिखा होता है एक्वस और कई बार लिखा होता है एल्कोहलिक। KOH या NaOH दिया है तो उसके साथ कई बार ब्रैकेट में लिखा होता है एक्वस, कई बार लिखा होता है एल्कोहलिक। अगर एक्वस लिखा है तो वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि आपने KOH में पढ़ा ना कि OH नेगेटिव अटैक भी कर सकता है एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखना कि अगर आपके पास बेस के साथ एक्वस कंडीशन दी है तो सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो होता है, बट अगर एल्कोहलिक दी है तो एलिमिनेशन होता है। ये पता था आप लोगों को? मैम। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखना। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि मैम KOH में OH नेगेटिव अटैक भी तो कर सकता था, उसने एलिमिनेशन क्यों की? तो आपको ध्यान देना है कि साथ में ब्रैकेट में कैसी कंडीशन दी है। एल्कोहलिक मतलब स्ट्रॉन्ग कंडीशन, तो स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में होगी एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। और अगर हमारे पास एक्वस कंडीशन दी है तो एक्वस में होगा OH नेगेटिव का अटैक एज न्यूक्लियोफाइल, तो उस केस में होगी सब्स्टिट्यूशन। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। तो हमारे पास ये जो कंडीशन है ये बेसिक कंडीशन है, और बेसिक कंडीशन क्या करेगी? जो हमारे पास KOH है उसमें OH नेगेटिव बीटा से हाइड्रोजन को क्या करेगा? एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे बीटा का हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ, हमारे पास हाइड्रोजन को
कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहीं पे डोनेट कर देता है। तो यहाँ पे अगर डोनेट करेगा तो सिंगल बॉन्ड पहले से बना था, अगर एक और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और जैसे डबल बॉन्ड बनेगा ब्रोमीन यहां से बाहर। तो दो चीजें बाहर हुई, हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों ने लीव किया, बट दोनों लीव करने वाले ग्रुप जो थे वो दोनों डिफरेंट कार्बन पे प्रेजेंट थे और ऐसे कार्बन पे थे जो एडजेसेंट है। दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, CH3 कार्बन जिसके पास है यहाँ H, देन डबल बॉन्ड एंड देन R एंड देन H। क्या बन गई, ओलेफिन। दोबारा बताना कौन सा, ये वाला मैम कैसे अटैक हुआ? देखो बेस था, बेस ने जहां पे लिविंग ग्रुप होता है ना, हैलोजन होता है, उसके अगले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करता है। बेस जैसे एसिडिक प्रोटॉन निकालता है, ठीक है, तो इसने प्रोटॉन को निकाल लिया इन द फॉर्म ऑफ H+। अब H+ की फॉर्म में गया है तो उसको इसके इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं सिस्टम में, और जब वो सिस्टम में शिफ्ट होते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच बन जाता है डबल बॉन्ड, और जैसे डबल बॉन्ड बनेगा यहां से जो हैलोजन होगा वो बाहर चला जाएगा। तो दो चीजें लीव हुई हैं, H और Br, लेकिन दोनों एक अल्फा तो दूसरा बीटा पोजीशन से, ठीक है मैम अगर एक्वस में होती है तो एक बार वो करा दो। अगर एक्वस में होती तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे हो सकता है, बताओ, खुद ही बताओ। सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है ना सारा, बताओ। OH लग जाएगा BR की जगह। BR की जगह BR की जगह क्या लग जाएगा, OH। OH। बस सिंपल था, क्या डिफिकल्ट है इसमें। हाँ, जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो OH लग जाएगा किसी जगह BR की जगह, तो OH BR को रिप्लेस कर देगा, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, उसमें ओलेफिन नहीं बनेगा। और हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, ओलेफिन बना है, तो ये हमारे पास क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ कॉमन हाँ नेम है, जी, ओलेफिन कॉमन नेम है। हाँ ओलेफिन कॉमन नेम है डबल बॉन्ड्स के लिए, ठीक है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी कई बार बनते हैं, अगर सेम रिएक्शन आप एक बार दोबारा कराते हो तो फिर ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है आगे, अगर उसमें और लिविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है और पॉसिबिलिटी है और स्ट्रॉन्ग बेस दिया जाता है तो, ठीक है। बट सिंपल बेस के साथ डबल बॉन्ड ही बनता है। हर एलिमिनेशन रिएक्शन में ये बेसिक कंडीशन ही नहीं होती है? हाँ, बेसिक कंडीशन होती है, क्योंकि बेसिक कंडीशन होगी तभी तो वो इस एसिडिक प्रोटोन को रिमूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ H+। पर हम ये भी कह सकते हैं कि KOH अल्कोहलिक हमेशा वाटर रिमूव करता है जब भी इसको ऐड करेंगे। क्या KOH अल्कोहलिक में क्या रिमूव करता है, वाटर। हाँ, तो HBr रिलीज हुआ है। BR भी है ना आपके पास साथ में। हाँ जी, अगर ये मतलब लगा लो हाइड्रोजन वाली नहीं है बट एलिमिनेशन करवा रहे हैं, तो जब भी हम अल्कोहलिक डालते हैं तो वाटर ही निकलता है। हाँ, मतलब आप अगर OH नेगेटिव के साथ H को जोड़ोगे तो ऑब्वियसली यहाँ से तो वाटर ही रिमूव होगा, एलिमिनेशन। बाकी तो जो बचेगा उसको करवा रहे हैं। हाँ जी, हाँ मेरे को कुछ अभी याद आ रहा था एक चीज। यस, जब मैंने ये चीज बोली ना आपको कि डबल से आगे ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, तो अगर डबल बॉन्ड में से कभी प्रोटॉन रिमूव कराना हुआ, सपोज आपके पास ऐसा है कि यहाँ पे अभी भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, मान लो ऐसे ब्रोमीन, यहाँ पे H, यहाँ H और यहाँ पे कोई R ग्रुप प्रेजेंट है, और आपको फर्दर ट्रिपल बॉन्ड वो दिखा रहा है कि बना है, लाइक RC ट्रिपल बॉन्ड C एंड H, तो सीधा सीधा समझ आ रहा है कि इसका हाइड्रोजन और इसका ब्रोमीन जो है वो लीव हुआ है। बट इस केस में ऐसी एलिमिनेशन कराने के लिए हमें यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना पड़ता है, जिसमें सबसे बढ़िया होता है सोडा एजाइड NaNH2, ठीक है। ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि sp2 वाले कार्बन से भी हाइड्रोजन निकाल लेता है। जैसे ये कार्बन कैसा था, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो NaNH2 काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है विच कैन एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आल्सो। तो अगर सिंपल उसने सिंगल से डबल बनवाना है तो KOH जैसे बेस को दे सकता है, बट डबल से ट्रिपल बनवाना है आगे एलिमिनेशन कराने के लिए तो वो डेफिनेटली आपको NaNH2 जैसा स्ट्रॉन्ग बेस देता है।
ठीक है, ये याद रखना। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो तो फिर फिर तो रिएक्शन नहीं होगी। हाँ ना, फिर नहीं होगी। अगर ओके हाँ यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो स्टार्ट ही हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्शन से होता है, अगर हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं हुआ तो फिर एलिमिनेशन नहीं होगी आपकी। ओके ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना क्या, अब आगे मुद्दे की बात आती है कि हम डबल बॉन्ड तो बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो हम हाइड्रोजन अभी हमने चूज किया, अभी तो हमारे पास क्या था कि जहां लिविंग ग्रुप था उसकी एक ही तरफ हमने हाइड्रोजन देखा, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास यहाँ पे लिविंग ग्रुप है तो इस तरफ भी हाइड्रोजन है और इस तरफ भी हाइड्रोजन है, पॉसिबिलिटी हो सकती है ना ऐसी, है ना। और यहाँ पे मेरे पास मान लो कुछ डिफरेंट चेन है, यहाँ कुछ डिफरेंट चेन है, तो फिर उस केस में हम इस हाइड्रोजन को चूज करेंगे या इस हाइड्रोजन को चूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ठीक है, अगर तो एक ही टाइप के हाइड्रोजन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर दो डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन हमें बीटा पोजीशन पे मिलते हैं हैलोजन की, फिर हमारे पास कंसेप्ट आता है इफ सेट्ज़ेफ और होफमैन का, इफ two types of different protons, ये अगले स्टेप में लिखिएगा अगली लाइन में, if two types of different protons are present then according to Setzeff's rule we prefer more substituted alkene. We prefer more substituted alkene. ठीक है, अदरवाइज माइक ऑन है किसी का, प्लीज ऑफ कर लीजिएगा, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है थोड़ा सा। Otherwise, according to Hofmann's rule, less substituted alkene is formed. ये है मुद्दे की बात। If two types of different protons are present, then according to Setzeff's rule, we prefer more substituted alkene. Otherwise, according to Hofmann's rule, less substituted alkene is formed. अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मैं मतलब समझाती हूं आपको इसी एग्जाम्पल के थ्रू। ये जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ था, इसमें अब जो बॉन्ड्स मेंशन नहीं हुए थे उन बॉन्ड्स में लिख लो कि इस तरफ मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है मिथाइल, यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंट है मिथाइल, यहाँ पे प्रेजेंट है सारे के सारे हाइड्रोजन। तो अब मेरे पास क्या है, डिफरेंट है सबस्ट्रेट। ब्रोमीन के इस तरफ देखेंगे तो वो कार्बन है जिसके पास मिथाइल प्रेजेंट है, इस तरफ देखेंगे तो सिर्फ एक ही CH3 प्रेजेंट है ना। कार्बन के नंबर में भी डिफरेंस है, तो दोनों डिफरेंट टाइप के प्रोटोन हुए। सपोज इसको मैं बोलती हूँ HA, इसको मैं बोलती हूँ HB। तो अगर मैं HA को, इफ HA इज एब्स्ट्रैक्टेड, अगर HA को रिमूव किया जाता है तो OH नेगेटिव लाइक बेस आपको दिया गया है, अगर वो इस प्रोटोन को रिमूव करता है तो बॉन्ड इस जगह पे बनेगा लिविंग ग्रुप को बाहर करने के लिए, तो तब मेरे पास जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। तब मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा दिखेगा, कार्बन CH3, ये वो कार्बन है जिसके पास 2 CH3 है, उसके आगे बन गया डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन आ गया जिसके पास है H, और दूसरा ये सारा पार्ट क्या है, CH3। ठीक है, अगर मैं HB को, इफ HB इज एब्स्ट्रैक्टेड, HB को एब्स्ट्रैक्ट करती हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, तो मेरे पास डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे बनेगा, क्योंकि जो बेस होगा वो इस प्रोटोन को अगर निकालेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन यहीं आएंगे,
लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए। तो उस केस में मेरे पास यहाँ पे जो ये कार्बन है इसके पास H वैसे ही रहेगा, CH3 वैसे ही रहेगा, आगे भी CH3 वैसे ही रहेगा, आगे मेरे पास यहाँ पे आएगा CH, देन डबल बॉन्ड एंड देन CH2। तो एक बार पहले आराम से इस चीज को देखो कि मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है वो समझ आ रहा है कि नहीं। एक को मैंने बोला HA, एक को बोला मैंने HB। अगर HA एब्स्ट्रैक्ट किया तो ये प्रोडक्ट बनेगा, अगर HB एब्स्ट्रैक्ट किया तो ये प्रोडक्ट बनेगा। क्या इतना समझ में आ गया? ये डबल बॉन्ड के साथ जो आपने सेकंड बनाया है, हाँ हाँ, डबल बॉन्ड के साथ क्या बनाया है? हाँ जी मैम, वहाँ पे 2H है अटैच है मैम उसके साथ। ये वाला नहीं है। हाँ जी मैम, ऊपर प्रोडक्ट बनाया है ना इसका हाँ ऊपर। हाँ जी, तो मैम उसमें 2 CH2 है। हाँ जी हाँ जी ओके मैम, ओके। ऐसे ठीक है। हाँ, अभी क्या कहते हैं, सेकंड रिपीट करना है। देखो सेकंड में हमारे पास क्या हुआ कि बेस जो होगा फिर दूसरी साइड के प्रोटॉन को निकालेगा। अगर इस प्रोटॉन को निकालता है तो CH के इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आके बनेगा डबल बॉन्ड और ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा। मतलब इतना हिस्सा सेफ है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुई, डबल बॉन्ड इस जगह पे बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकला है। तो फिर मेरे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब ये जो दो प्रोडक्ट बन के आए ना, इन दोनों में अगर आप डबल बॉन्ड को चेक करोगे तो कुछ अलग है। क्या अलग है बता सकते हो? अल्काइल ग्रुप अल्फा का हाइड्रोजन देखेंगे। हाँ, अल्फा हाइड्रोजन कह लो या R ग्रुप्स कह लो, है ना। अगर मैं इस ओलेफिन को यहाँ पे लिखूं तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पे हमारे पास है। एक मिनट होल्ड करना। हाँ, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि क्या बता रही थी मैं? हाँ, इस डबल बॉन्ड में यहाँ पे क्या है, ये भी मेरे पास R ग्रुप है मिथाइल, ये भी R ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ये भी R ग्रुप है और ये हाइड्रोजन है। तो किसी भी डबल बॉन्ड को अगर 3 R ग्रुप मिल रहे हैं तो वो कैसी हुई, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ओलेफिन या एल्कीन। ठीक है, जब किसी को 3 R ग्रुप अपने डबल बॉन्ड के साथ मिल रहे हैं तो वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हुई। जबकि इस डबल बॉन्ड को अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये ऐसे था, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, सिर्फ इस तरफ था R ग्रुप, है ना, ये वाला हिस्सा, इसको मैं R कह रही हूं। तो ये था सिर्फ एक कार्बन वाली चेन। तो ये मेरे पास कैसी हुई, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो कब बनते हैं, जब हाइड्रोजन को हटा के हम कोई दूसरा ग्रुप रखते हैं। हम सब्स्टिट्यूएंट टर्म ही तब यूज करते हैं जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप रखा जाए। तो यहाँ पे क्योंकि 3 R ग्रुप थे तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे एक था तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड। और जो मेरे पास ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाली एल्कीन होती है उसको हम कहते हैं सेटजिप्स एल्कीन या ओलेफिन। और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड वाली है जो हमने यहाँ पे बनाई है वो हमारे पास कैसी होगी, होफमैन ओलेफिन। तो जो ये दो प्रोडक्ट बनाए हैं इनके आगे आप ये चीज लिखिएगा कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनाया है वो सेटजिप्स एल्कीन है, जो दूसरा प्रोडक्ट बनाया है वो होफमैन्स एल्कीन है। ठीक है मैम, लास्ट वाले में 2 R नहीं आएंगे? कैसे आएंगे 2 R बताइए? मैम, साइड वाले में जो नीचे लिखा है आपने। हाँ, ये देखो, ये डबल बॉन्ड ये है ना, यहाँ पे फोकस करो, इस कार्बन पे दोनों H, तीसरा H, हाँ एक जी, ही है। हाँ, एक है ना। ओके, उसको एक ही गिनना। ठीक है, हाँ, ठीक है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड। जी, ठीक है, ठीक है। NMR करवाओगे आज आप? हाँ जी, बस 10-15 मिनट का बचता है, 10-15 मिनट में ये खत्म हो रहा है चैप्टर। दोबारा लिंक भेजूंगी NMR के लिए आपको। में मोर स्टेबल इनमें से ऐसा तो नहीं कुछ?
पे क्या होता है? स्टेबिलिटी क्या है? हाँ हाँ, वही आगे मैं बता रही हूँ। पहले आपको ये समझना है कि सेटजिफ किसको बोलते हैं, होफमैन किसको बोलते हैं। तो जो आपके पास सेटजिफ है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड वाली है, और जो हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड या लेस सब्स्टिट्यूटेड है वो होफमैन वाली है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको ही ज्यादा स्टेबल बोलते हैं, स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, हमारे पास अगर दोनों में ऑप्शन होगा, स्पेशली हेलोजन्स के केस में, तो हम ज्यादातर कौन सी ओलेफिन बनाना प्रेफर करते हैं, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी या जो सेटजिफ ओलेफिन होगी। बट कुछ ऐसा भी है हमारे पास कंसेप्ट जहां पे होफमैन को बनाना प्रेफर किया जाता है। तो ऑन जनरल बेसिस ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ओलेफिन बनाने की ही कोशिश की जाती है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में, और उसमें सेटजिफ ओलेफिन को ही मोर सब्स्टिट्यूटेड बोला जाता है। बट अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ कंसेप्ट ऐसा है जिसमें मेजर प्रोडक्ट जो है वो होफमैन वाला भी बनता है, तो वो आगे मैं आपको नोट में लिखवाती हूँ। यहां तक क्लियर हो गया सबको? मैम ब्लैक बोर्ड टेढ़ा है। ब्लैक बोर्ड नहीं टेढ़ा है, ये स्टैंड थोड़ा सा टेढ़ा है। क्या नहीं दिख रहा है आपको, ऊपर से या नीचे से? ये स्टैंड की प्रॉब्लम है, ब्लैक बोर्ड ठीक है। सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले ये बताओ। दिख तो रहा है मैम, गर्दन घुमा के देखना पड़ता है। नहीं, अच्छा, गर्दन इतना तो नहीं है, मैंने तो रोटेशन पे लगाया हुआ है। इतना तो नहीं है। हाँ, इतना तो भी नहीं है भाई कि तुम्हें गर्दन ही घुमानी पड़े। है बात में उतनी सी रखो ना जितनी सी टिक जाए। तुमने तो कुछ बड़ी हवा में बात करती। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा करना पड़ेगा एडजस्ट। इसमें ये स्टैंड में थोड़ा सा इशू है, पता नहीं, मैं चेक करूंगी क्या है। ये ऐसे टेढ़ा लेता है, बोर्ड ठीक लगा है, बोर्ड सीधा है। चलो, तो क्या बात कर रहे थे हम यहाँ पे? हाँ, एक नोट डालना है बस। अभी आपने ये समझ लिया कि जब दो डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे तो उस केस में दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, मेजर माइनर, सेटजिफ और होफमैन। सेटजिफ वो है जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, होफमैन वो है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो हमारे पास किस केस में जो है सेटजिफ बनेगी, किस केस में होफमैन बनेगी, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो अगले पॉइंट में नोट करो। नोट डालिएगा, NOT की नोट। और लिखिएगा इफ X is क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, देन सेटजिफ ओलेफिन will be obtained as major product, will be obtained as major product. But if X is equals to fluorine or NR3 positive, then Hofmann's olefin या alkene will be major. आपकी वॉइस नहीं क्लियर आ रही, फिर से बोलिए क्या कह रहे हो? आपकी वॉइस ना मतलब बहुत धीरे से आई, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या पूछा। मैम सेटजिफ वाली ओलेफिन क्यों ज्यादा स्टेबल है? सेटजिफ वाली ओलेफिन इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स उतने ही ज्यादा बनते हैं। और जो सेटजिफ ओलेफिन जब बनती है तो वो रिएक्शन थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड होती है, और जो भी रिएक्शन थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड होती है उसमें हम ये चेक करते हैं कि प्रोडक्ट कितना स्टेबल बना है। तो जितनी सब्स्टिट्यूटेड ओलेफिन ज्यादा होगी उसमें हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स उतने ज्यादा बन सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो सकती है जो ओलेफिन को स्टेबलाइज करती है। ओके, हाँ, तो देखो ये मेरे पास एक एग्जांपल है।
अगर यहाँ पे आपके पास ये जो X है, इसमें से क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है बट वो गुड लिविंग ग्रुप है, तो उस केस में हम सेडजफ ओलेफिन बनाना प्रेफर करते हैं। बट अगर इस X में हमारे पास फ्लोरीन आ जाए या फिर NR3 पॉजिटिव आ जाए तो होफमैन्स ओलेफिन बनाते हैं, क्योंकि उस केस में बिकॉज more acidic proton is abstracted, more acidic proton is abstracted। अब हमें लग रहा था कि हम जब सेडजिफ बना रहे थे तो हम सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। सेडजिफ के केस में हम लेस एसिडिक वाले को निकालते हैं, बट जब होफमैन बनाना हो तो दोनों में से, जैसे मेरे पास एक H ये है, एक H ये है मेरे पास HA और HB, और मैं आपसे पूछूं कि HA और HB में ज्यादा एसिडिक प्रोटोन कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्लोरीन के साथ वाला मैम। ये भी फ्लोरीन के साथ है, लाइक ये तो, इसको तो चूज करना ही नहीं ना बीटा एलिमिनेशन के लिए। तो मैम लेफ्ट साइड वाला होएगा मेन। बी या ए? ए। स्टेबल तो फिर ए वाला बनेगा। ये होगा मैम। आफ्टर रिलीजिंग में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं ये मिथाइल वाली। हाँ, तो कीटाइन बनेगा जो कुछ ज्यादा स्टेबल। कीटाइन कहाँ बनेगा? हाँ, पर प्रोटॉन एनाइन रिमूव होता है तो। यस फिर तो H भी बनेगा। सॉरी, फिर कौन सा ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ए या बी? HB वाला। बी वाला नहीं, देख लीजिए यही होएगा मैम। CH3 जुड़े हुए हैं। ये है HA, ये है HB। HA और HB में ज्यादा एसिडिक प्रोटोन कौन है? HB। क्यों है एसिडिक ज्यादा? क्योंकि हम क्या चेक करते हैं कि जब प्रोटोन रिमूव होता है तो जब मेरे पास मान लो ऐसे H कुछ भी प्रेजेंट है और मैं बेस के थ्रू प्रोटोन निकालती हूं, तो तुम प्रोटोन किसको बोलते हो? प्रोनाउंस करो, प्रोटोन क्या होता है? H प्लस में गया तो प्लस में जाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन लेके नहीं गया। अगर इलेक्ट्रॉन लेके नहीं गया तो वो इलेक्ट्रॉन कार्बन पे ही रहेंगे। जब भी प्रोटोन रिमूव होता है कार्बन पे आता है नेगेटिव चार्ज, तो जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा वो कैसा बनेगा? प्राइमरी कार्बोएनाइन। और जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो कैसा बनेगा? टर्शरी कार्बोएनाइन। और एनाइन में कौन स्टेबल ज्यादा, प्राइमरी या टर्शरी? प्राइमरी वाला। हाँ, क्योंकि हम कार्बोकेटाइन, हाँ कैटाइन की बात नहीं कर रहे हैं, एनाइन की बात कर रहे हैं। जब भी प्रोटोन रिमूव होता है कार्बोएनाइन बनता है, और एनाइन के केस में जो हमारे पास प्राइमरी है वो ज्यादा स्टेबल होता है देन टर्शरी। दैट्स व्हाई ये प्रोटोन नहीं रिमूव होगा। ये प्रोटोन रिमूव होगा अगर फ्लोरीन प्रेजेंट है या होफमैन प्रोडक्ट बनाना है, बिकॉज दिस इज मोर एसिडिक। आई बात समझ? एसिडिटी का मैंने कितनी बार, मोर एसिडिक का दोबारा बता दो, ये क्लियर नहीं हो रहा। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि मैंने ये जीओसी में जब स्टार्टिंग में कराया तब बताया, जीओसी के रिपीट क्लासेस लगाई तब बताया, फिर बता रही हूँ कि जब एसिडिक प्रोटोन रिमूव करना होता है तो हम H+ हटाते हैं। और अगर आपको एक बॉन्ड मिल रहा है जिसमें आपने H को H+ की फॉर्म में लेके जाना है, यहां से H गया लेकिन प्लस की फॉर्म में गया, मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके नहीं गया, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर रहेंगे? कार्बन के ऊपर। और अगर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो क्या बना? इस स्पीशीज को क्या बोलते हैं हम? कार्बोएनाइन। कार्बोएनाइन, राइट। तो जब भी प्रोटोन रिमूव होगा, हाँ मैम वो तो ठीक है, क्वेश्चन ये है कि HB में से नहीं निकाल सकते हम? सॉरी, HA में से निकालेंगे। HA में से। चलो HA का निकाल दिया, यहाँ पे बन गया नेगेटिव चार्ज। बताओ ये नेगेटिव कैसा है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? ये टर्सरी है मैम। और अगर मैंने यहां से निकाला तो ये कैसा बनेगा? ये प्राइमरी है। हाँ, ये प्राइमरी है, ये टर्शरी है, यही लिखा था मैंने। अब मुझे बताओ, जब कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी पढ़ते हैं तो कार्बोएनाइन में हम ये नहीं पढ़ते कि प्राइमरी इज मोर स्टेबल ओवर सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल ओवर टर्शरी। कार्बोकेटाइन के हमेशा अपोजिट। ओके मैम, ठीक है।
ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोटॉन रिमूव होगा वो HB वाला होगा। उसके अंदर तो मैम यही देखेंगे ना हम कि मोर एसिडिक कौन सा है, वो तो फिर प्राइमरी है तो हम प्राइमरी को ही पकड़ेंगे। हाँ, जैसे अभी कंपैरिजन प्राइमरी टर्शरी के बीच आया, हो सकता है कंपैरिजन जो है सेकेंडरी टर्शरी के बीच आ जाए, तो सेकेंडरी वाले को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो HB रिमूव होगा, और HB रिमूव होगा तो फ्लोरीन यहां से जाएगा, और इस केस में मेरे पास जो यहाँ पे ओलेफिन बनेगी, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वो लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला बनेगा। इस साइड के प्रोटॉन को हम नहीं निकालेंगे, डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा यहाँ पे मेजर, और ये है कैसा, होफमैन प्रोडक्ट। तो ये स्पेशली याद रखना कि नो डाउट हम नॉर्मल केसेस में सेडजिफ ही बनाना प्रेफर करते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड बनाना ही प्रेफर करते हैं, बट अगर लिविंग ग्रुप मेरे पास फ्लोरीन या NR3 पॉजिटिव, R कोई भी ग्रुप हो सकता है, मिथाइल इथाइल, अगर ये प्रेजेंट हुए एज लिविंग ग्रुप, तो उस केस में हमेशा होफमैन ओलेफिन बनेगी। प्रोटॉन जो है वो मोर एसिडिक वाला एब्स्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से लेस सब्स्टिट्यूटेड ओलेफिन मेजर प्रोडक्ट देती है। ऐसा क्यों है कि फ्लोरीन और इसके साथ ही हो, क्योंकि एसिडिक फ्लोरीन, वाला? हाँ, फ्लोरीन और NR3 जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो जब बेस आता है तो बेस ये चेक करता है कि एसिडिक प्रोटॉन कौन है ज्यादा, जिसके साथ विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, ठीक है। जिसके पास विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसका कार्बे एनाइन स्टेबल बन रहा है, उसी का प्रोटॉन एसिडिक है। तो जब हमारे पास होफमैन ओलेफिन बननी होती है, वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। काइनेटिकली कंट्रोल का मतलब है कि जो प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक होगा वही पहले निकलेगा, उसी की तरफ ओलेफिन बन जाएगी। बट जब सेडजिफ बनाते हैं तो वो रिएक्शन हमारे पास थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होती है, उसमें उसको ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन की कम हो रही है, तो वो एसिडिक प्रोटॉन नहीं ढूंढता, वो ढूंढता है कि प्रोडक्ट जो बने वो स्टेबल बने, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऐसे ग्रुप प्रेजेंट हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत स्ट्रांग हो, तो उनके केस में होफमैन ओलेफिन ज्यादा बनती है, मेजर बनती है। क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। तो आपको मुझे एलिमिनेशन में यही चीज बतानी थी कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है, एल्कोहलिक कंडीशंस में होती है, एक्वस दिया हो तो सब्स्टिट्यूशन होता है। सेडजिफ और होफमैन दोनों तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड और लेस सब्स्टिट्यूटेड, बट जब हमारे पास लिविंग ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हो तब होफमैन मेजर बनता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हो तो सेडजिफ मेजर बनता है। ओके, एंड नाउ द लास्ट, बोलो। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड का मतलब यही है ना कि टेम्परेचर कंट्रोल होएगा उसके अंदर। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी जिस रिएक्शन में देखते हैं, जिसमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखते हैं, वो रिएक्शंस थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होती हैं। जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं किसका फास्ट है, वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस होती है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो अब लास्ट पार्ट है इसका, एंड दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स। वो लिख लीजिए फटाफट। उसमें 2-4 नेमिंग रिएक्शन है जिनके नाम आपने पहले सुने होंगे, और बड़ी ही आसान रिएक्शन है, रिएक्शंस विद मेटल। एल्काइल हैलाइड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्शंस विद मेटल। तो फर्स्ट आपके पास यहाँ पे एक रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, सोडियम के साथ। हाँ, सोडियम के साथ। अगर आपके पास RX प्लस 2 सोडियम प्लस RX दिया हो, तो हमारे पास यहाँ पे 2 NaX रिमूव हो जाता है, और R और R ग्रुप आपस में यहाँ पे कंबाइंड प्रोडक्ट दे देता है, या कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट दे देता है, और इसको हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन इफ R इज एल्काइल, एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, एरोमेटिक नहीं है। अगर कैसा है, एल्काइल ग्रुप है, तो हम इसको कहेंगे वुड्स। फिटिग कब कहते हैं, जब मैम स्क्रीन ना ब्लर हो रही है बीच बीच में। अच्छा, ये सबको ही लग रहा है ऐसा हो रहा है, स्क्रीन ब्लर हो रही है क्या बीच बीच में, बाकी लोगों के साथ भी? नहीं मैम। अच्छा, वाईफाई ठीक चल रहा है लगभग ना यहाँ पे, तो
एक बार आप देख लो, अपना डाटा वगैरह खत्म तो नहीं हो रहा। ओके मैम, क्या पता मेरी साइड से हो रहा हाँ, फिटिक रिएक्शन की बात करते हैं तो फिटिक बिल्कुल सेम है, बट उसमें आर ग्रुप क्या होता है? एराइल। एराइल। वेरी गुड। तो अगर मेरे पास मान लो यहाँ पे ऐसे बेंजीन प्रेजेंट है, उस पे एक्स है, प्लस 2Na प्लस दोबारा एक ऐसा ही बिल्कुल मॉलिक्यूल मैंने लिया, तो इसमें भी क्या होगा? 2NaX निकल जाएगा और दोनों एराइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। ये मेरे पास होती है फिटिक रिएक्शन। और एक है वुड्स फिटिक, मतलब नाम से क्लियर होगा, क्या मतलब होगा? एक साइड एल्काइल, एक साइड हाँ, एक एल्काइल एंड अदर एराइल। मतलब जब दोनों एल्काइल हैलाइड थे तो वुड्स रिएक्शन, जब दोनों एराइल हैलाइड थे तो फिटिक रिएक्शन, और जब एक एल्काइल है और दूसरा एराइल है तो उसको हमने बोल दिया वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन। और ये जनरली ईथर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है, सोडियम मेटल और ईथर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या होगा? एक एराइल रिंग होगी और दूसरा आर ग्रुप होगा। तो बड़ा सिंपल है, वुड्स में एल्काइल, फिटिक में एराइल, और वुड्स फिटिक में एक एल्काइल एक एराइल, सोडियम के साथ एंड ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है? So these are some important reactions with metal of alkyl halide, alkyl की या aryl halide की। मैम इसके साथ वो नहीं होएगा अल्मेन। RMGX? अच्छा, RMGX का, हाँ वो भी कर सकते हैं, सिंपल है। जी मैम, वो ग्रिग्नाट भी के, मेटल ही है ना वो भी मैम? हाँ हाँ बिल्कुल, ग्रिग्नाट के साथ भी लिख सकते हो। एक अल्मेन वाली भी होती है, वो भी लिखवा देती हूँ मैं आगे, कोई बात नहीं। ये तीन तो क्लियर होगी ना, सिंपल थी। एक कॉपर के साथ भी होती है। हाँ, एक मिनट, आपके पास फोर्थ एक जो मुझे ध्यान में है वो होती है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होगा? जैसे सपोज आपके पास एराइल हैलाइड दिया है, प्लस हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ बोल लो या फिर हाँ वुड्स फिटिक है मैम, ये टॉलवीन बनाएगा फिर? वुड्स फिटिक टॉलवीन, अगर आर आपके पास मिथाइल है तो टॉलवीन बन सकता है, आर आपके पास इथाइल है तो यहाँ पे इथाइल ग्रुप आ सकता है। आर जैसी भी चेन होगी वही यहाँ पे जुड़ जाएगा। रिएक्शन टू फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्काइल हैलाइड को अगर मैग्नीशियम के साथ हम यहाँ पे ट्रीट करवाएं और सपोज यहाँ पे एक्स आपके पास क्या है? Br प्रेजेंट है, तो इस रिएक्शन में हमारे पास बन सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो मैग्नीशियम होता है ये बीच में इंसर्ट हो जाता है MgBr, तो इसको मैं कह सकती हूं RMgX। RMgX। मैम ये कौन सा मैकेनिज्म होगा? हाँ, ये ऑक्सीडेटिव इंसर्शन होता है। ये ऑक्सीडेटिव इंसर्शन होता है जब हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम विद थर्मल कंडीशन एंड ईथर दिया जाता है, तो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड क्योंकि वीक होता है तो ये जो मैग्नीशियम है ये इसके बीच में इंसर्ट कर जाता है, ऑक्सीडेटिव इंसर्शन बोलते हैं इसको। और इस इंसर्शन की वजह से ये हमें बीच में ऐसा लगता है, इंसर्शन, ऑक्सीडेटिव इंसर्शन, ये हमें लगता है कि कार्बन है, फिर मैग्नीशियम है और फिर ब्रोमीन है। दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक रिडक्शन वाला भी है, वो भी लिख लो, रिडक्शन भी हो सकती है। तो रिडक्शन के लिए हम यहाँ पे किसी भी एरीन को निकल और एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में, लाइक जैसे हमारे पास यहाँ पे मान लो ये नेक्स्ट है रिडक्शन का,
एराइल हैलाइड है तो इसमें हम यहाँ पे निकल और एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग कंडीशंस चाहिए निकल एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में, एंड बेस के साथ NaOH, निकल एल्यूमिनियम का एलॉय यूज करते हैं हम। बेस और थर्मल कंडीशन में अगर करवाया जाए तो हमारे पास ये जो एराइल हैलाइड है ये रिड्यूस भी हो सकता है एंड वी कैन गेट बेंजीन एज मेजर प्रोडक्ट। क्लोरीन की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, H, जो भी लिविंग ग्रुप होगा, और साथ में हमें यहाँ पे मिल जाएगा HCl। मैम तो ये भी दूसरी एक- रिएक्शन नहीं समझ में आई। कौन सी? दूसरे वाली मैम। दूसरी कौन सी थी? ये इससे नीचे मैम। ये वाली लिखी है जो, यस मैम। ये इसी का पार्ट लिखा है। यहाँ पे पूछा इन्होंने कि मैकेनिज्म कौन सा होता है, तो सिर्फ मैंने आंसर किया था कि मैकेनिज्म ऑक्सीडेटिव इंसर्शन होता है जब हमारे पास पोलर ग्रुप प्रेजेंट हो और मैग्नीशियम वहां पे दिया गया हो तो वो मेटल जो है वो इस पोलर ग्रुप के बीच में इंसर्ट कर जाती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव इंसर्शन। तो कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड टूटता है, सी के साथ 3 बॉन्ड, ये मैम एराइल ही बनाया ना आपने। हाँ हाँ हाँ, ये एराइल एराइल को बात ही मतलब है ना। एल्काइल बना दिया है एक तरीके से, ये ऐसा ही है, मतलब नहीं ऐसे नहीं, ऐसे। मैडम आर अल्काइल हुआ कर राइल दोनों हो सकते हैं? हाँ, कोई भी हो सकता है हमारे पास, बट जनरली जो रिएक्शंस हैं वो एराइल वाले में ग्रिग्नार्ड की ज्यादा देखने को मिली है। ठीक है, ज्यादातर जो है वो हमें एराइल वाले की देखने को मिली है। मैं नीचे अलॉय लिया, केड़ा लिया, निकल दे नाल की लिया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, निकल के साथ एल्यूमिनियम इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, निकल एल्यूमिनियम का एलॉय इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली अंडर थर्मल कंडीशन। अगर हम रिडक्शन करवाते हैं तो हमें जो एराइल हैलाइड है वो रिड्यूस होके बेंजीन की फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, एंड दैट्स ऑल अबाउट एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स, या आप कह सकते हो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, अलग अलग तरीके से इसका नाम है। जिसमें अगर मैं बात करूं ओवरऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, वैसे तो ज्यादा है नहीं, 2-2 घंटे का हमने पहले किया है, 1 घंटे का आज है, 5 घंटे की बात है, तो ये टॉपिक आप आराम से तैयार कर सकते हो। बट अगर क्वेश्चंस की बात हो तो क्वेश्चन आपके पास ज्यादातर वहां से बनते हैं जहां पे नेमिंग रिएक्शन आ जाती है, नाम जुड़ जाता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी हमारे पास यहाँ पे जो SN1 और SN2 से रिलेटेड या एलिमिनेशन से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं या उनकी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पार्ट है। बाकी इस चैप्टर को करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, कम ही कंटेंट है तो आराम से कर सकते हो। और कोई और डाउट है इसका तो पूछ लो, अदरवाइज फिर मैं आपको दोबारा लिंक भेज रही हूँ जिसमें हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। इसमें जो इसके कंपाउंड भी है DDT वाले, वो पहले हुआ ना NMR तो। हाँ, DDT NMR के भी तो question होते हैं। NMR तो पहले हुआ है, DDT का कैसा क्वेश्चन? उसके क्वेश्चन देखे हैं मैम पेपर में, जैसे उसका फॉर्मूला हो गया या उसकी प्रिपरेशन का हो गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास उसके नोट्स हैं, मैं आपको वो ग्रुप में सेंड कर दूंगी, अगर आपको वो पढ़ना होगा तो आप पढ़ लेना उसको, मैं कर दूंगी शेयर। ठीक है, ठीक है। हाँ सिंपल सही है, उसका कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। मैम किस चीज के? DDT, ओके मैम। इसके कंपाउंड के बारे में बोल रहे होंगे ना, 2-3 कंपाउंड जो हेलोजेंस के बनते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो वो मैं शेयर कर दूंगी, अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लेना उनको। ठीक है, चलो ठीक है, फिर दोबारा लिंक भेज रही हूँ। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए आप फिर ज्वाइन कर सकते हो।